जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज निकली हुई है और 17 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2025 है। दोस्तों, इसके जो प्री एग्ज़ाम होगा वो फरवरी के महीने में होगा और उसी श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश के पेपर के बारे में डिस्कस किया था कि जो प्री के अंदर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और एक्सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे कि जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से एक्सर्विसमैन को चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ्स का पेपर होता है वो किस प्रकार से होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उससे पहले एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 20 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन होंगे जो कि 35-35 मार्क्स के होंगे और इनके लिए भी 20-20 मिनट मिलेंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सेक्शनल कट ऑफ या मिनिमम मार्क्स नहीं होते हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा स्कोर करेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग पहली बार एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आने वाले समय में देने वाले हैं, तो उनको एक नॉर्मल आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम के अंदर किस किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं और किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं एक दो बार, तो उनके लिए कि कोई चीज़ उनसे अगर मिस हो रही है तो वीडियो के माध्यम से उसको भी वो कवर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं और किस प्रकार से उसको अप्रोच किया जाए। तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो समय की दिक्कत आती है वो इसी में आती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हालांकि कैलकुलेशन रीजनिंग में भी करनी पड़ती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की कैलकुलेशन है थोड़ी सी ज़्यादा है रीजनिंग से। इस वजह से यहाँ पर आपको समय में काम करना होगा, अदरवाइज़ आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो आता है 10 मार्क्स का। 5 नंबर की लगभग नंबर सीरीज आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन आता है 10 मार्क्स का और अर्थमेटिक आता है आपका 10 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके टोटल 35 मार्क्स बनते हैं। अर्थमेटिक के अंदर आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं अर्थमेटिक के अंदर। अभी 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सिंप्लीफिकेशन आपको ईजी लगने लग जाएगा और 10 में से कम 7 या 8 मार्क्स आप ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हालांकि सॉल्व हो जाता है, बात ये नहीं है कि सॉल्व आप कर रहे हैं, बात ये है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी जो कैलकुलेशन जो करने का जो तरीका है वो कितना तेज़ है और किस स्पीड से आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं कि आपको कितनी स्पीड से सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों, इसके बाद नंबर सीरीज़ आती है। नंबर सीरीज़ में कई बार जो नंबर सीरीज़ है काफ़ी हार्ड आती है, तो अगर आप उसका रिलेशन जल्दी नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर 5 नंबर की नंबर सीरीज़ है तो अगर 2 या 3 आप बना लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप 5 की 5 बना लेते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर कोई नंबर सीरीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा समय ले रही है और आप उसको किसी भी टाइप से उससे का रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि यही वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको लगता है कि नंबर सीरीज़ नॉर्मली बन जाती है, लेकिन कई बार रिलेशन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप कैलकुलेशन कर कर के थक जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और नॉर्मली ये बन जाता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है डेटा इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इसकी प्रैक्टिस की है तो ये आराम से बन जाएगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लगभग 10 मार्क्स का आता है,
तो अगर आपका ये डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक हो गया तो आपके 10 में से आप मान के चलिए कि 10 मार्क्स भी पूरे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है। डेटा इंटरप्रिटेशन को समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और एक बार आपके डाटा इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए, और आप प्रैक्टिस करने से आपको नॉर्मली चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि जो इनका जो क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं लगभग सेम ही रहते हैं। तो एक बार आपने अच्छे से डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्ज़ाम में ईजिली आप डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने अर्थमेटिक की, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करके और भी बहुत सारे टॉपिक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अर्थमेटिक के जो 8-10 टॉपिक्स हैं, इनमें से हो सकता है कि 4-5 के ऊपर आपकी पकड़ हो और 4-5 के ऊपर आपकी पकड़ ना हो। जैसे कई लोगों के लिए रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस उनको जल्दी समझ में आता है, कई लोगों को टाइम एंड वर्क जल्दी समझ में आता है, कई लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस जल्दी समझ में आता है। तो अगर आपकी अर्थमेटिक के 10 में से 5 सब्जेक्ट्स में भी अगर पकड़ है तो आपको उसके ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर 10 में से आपके 5 नंबर भी आते हैं तो आपका स्कोर अच्छा बन जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेनली सारा फॉर्मूलेज़ का चक्कर है। आप इसको फॉर्मूलेज़ को आपको अगर ठीक से याद आते हैं और आपने ठीक से प्रैक्टिस की है तो आप आराम से प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है उसको निकाल लेंगे। इसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, और सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो काफ़ी आपके आराम से उसमें लग जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, जिस वजह से आपको उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट फिर भी इसमें आपको क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आप इसको लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। आपको लगता है कि आप लगा पाएंगे तो आपको ज़रूर उसमें ट्राई करनी चाहिए। अगर आपकी 1 मिनट या 30 सेकंड 45 सेकंड उसमें खर्च होती हैं तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपका क्वेश्चन लग जाता है तो। लेकिन अगर आपने 1.5-2 मिनट लगा दिया और क्वेश्चन लगा भी नहीं, तब आपके लिए उसमें टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चनों को छोड़ना है और उसी हिसाब से क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मली काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं कि एक बार आपके जो कैलकुलेशन समझ में आ जाती है तो आराम से इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको बड़ा ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम भी आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का भी सारा कैलकुलेशन है। जैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है तो। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, एक बस पहले 100 किलोमीटर की दूरी 100 घंटे में गति से तय करती है, अगले 150 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर घंटा से तय करती है। तो औसत गति क्या है? तो आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आराम से ये विदिन 15 टू 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ताश के एक पैकेट में 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 रानियाँ और 4 गुलाम हैं। तो इन ये टोटल 16 में से अगर 2 पत्ते निकल जाते हैं तो इनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक इक्का हो? तो ये भी सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको एक बार इसका फॉर्मूला पता है तो इसको सवाल को करने में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पहले से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं, यानी कितनी जो संख्याएं हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो आप याद कर सकते हैं, नेचुरल नंबर या ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ये सब चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की अगर आपने ठीक ठाक अगर 2-4 क्लासें भी ले ली यूट्यूब से या कहीं दूसरी जगह से, तो आपके जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है पूरे पूरे सॉल्व होने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद है मेंसुरेशन। इसमें सिलेंडर, कौन और स्क्वायर ही पूछा जाता है। दोस्तों, मेंसुरेशन के सवाल भी कई बार काफ़ी टफ पूछ लिए जाते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल पूछ रखा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल हैं। ये भी काफ़ी इजी सवाल होते हैं, नॉर्मली लग जाते हैं। अगर आपको लगाने की कोशिश करेंगे तो ये 15 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है या ज़्यादा ही दूसरे तरीके से पूछ रखा है तो फिर इनको भी आपको छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, इसी प्रकार से मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल है। ये भी कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मली थोड़े हार्ड ही पूछे जाते हैं।
तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है और आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर लूँगा, तभी इसके पीछे जाना चाहिए, अदरवाइज़ इनको भी स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों मेनली इसमें चक्कर है कि आपको 20 मिनट के अंदर ही सारा कैलकुलेशन करना है, जिसके अंदर आपको ये सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। कौन सा सवाल करना है उससे ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सवाल मुझे छोड़ना है, कौन सा सवाल मेरा जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट करेगा। क्योंकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर ही एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर टाइम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने 20 मिनट को अगर सही से यूटिलाइज़ नहीं किया और कोई एक क्वेश्चन बनाने में आपके 2 मिनट 3 मिनट चले गए हैं, तो आप मान के चलिए कि आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो 35 क्वेश्चन है और उसके लिए समय है 20 मिनट, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर 30 सेकंड में अगर मैं क्वेश्चन कर सकूं या 45 सेकंड में कर सकूं तब ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट या 1.5 मिनट ले रहा है और उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये आपको काफ़ी नुकसान देगा फाइनल स्कोरिंग के अंदर। तो दोस्तों ये थी सारी मैथ्स के बारे में जानकारी। आने वाली वीडियो में हम रीजनिंग का जो है पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।